नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज बाजपेयी और कोरोना को लेकर दो बड़े ऐलान सरकार की तरफ से हुए हैं। दो खबरें निकल के आई हैं, इसलिए आज आवाज अड्डा में उसी पर बातचीत होगी। पहली जो खबर है, पहली जो बात कही गई है सरकार की टेक्निकल कमेटी की ओर से, वो ये कही गई है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच का जो गैप है उसको 12 से 16 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। ये उनकी रिकमेंडेशंस है, उनकी जो टेक्निकल कमेटी उसने किया। अब तक ये लिमिट जो है 6 से 8 हफ्ते की थी, लेकिन अब इसको 12 से 16 हफ्ते तक बढ़ाने के रिकमेंडेशंस हैं। यानी पहली डोज अगर आपकी लगेगी, दूसरी डोज आपकी 16 हफ्ते तक लग सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। जब कोविशील्ड पहली बार आई थी तो इसमें यह कहा गया था कि 28 दिन के अंदर या 28 दिन खत्म होने के तुरंत बाद आपको ये लगानी चाहिए। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया, फिर 6 से 8 हफ्ते हुआ और अब 12 से 16 हफ्ते किया गया। दूसरी जो वैक्सीन कोवैक्सिन है, जो भारत बायोटेक की है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 28 दिन के बाद वो आप लगवा सकते हैं, उसका रिकमेंडेशंस ये है। तीसरी जो स्पुतनिक आने वाली है उसके बारे में अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आया है। तो ये सवाल उठता है कि ये लिमिट क्यों बढ़ाई गई, इसके पीछे क्या मकसद है, क्योंकि कोविशील्ड सबसे ज़्यादा लगने वाली वैक्सीन है हिंदुस्तान में। उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लग रही है। तो ये मियाद क्यों बढ़ाई गई है? क्या ये इसलिए कि ज़्यादा लोगों को लग पाए या इसलिए कि ज़्यादा कारगर हो सकती है? ये टेक्निकल सवाल हैं जो हम आपको आज बताएंगे। तो दूसरा जो सवाल है बड़ा, वो ये है कि क्या कोरोना का पीक बन गया है? ये अभी शायद कोई पक्के तौर पे नहीं बता सकता, एक गेसवर्क हो सकता है, लेकिन ये चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उसी टेक्निकल कमेटी के एक सदस्य इनके अरोड़ा का ये कहना है कि पीक कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद जून मिड तक ये हो जाए, क्योंकि केसेस में और पॉजिटिविटी में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो हो सकता है कि हम 15 जून के आसपास तक या उससे पहले भी पीक हासिल कर लें। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनको मिथ को हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और पूरी सिचुएशन इस समय क्या है। दो और डेवलपमेंट आपको बता दूं जो बीच में चर्चा में आएंगे। एक ये कि खबरें ये भी चल रही कि अमेरिका में फाइजर की दूसरी डोज के बीच में भी गैप बढ़ाने की चर्चा है। तो अब वो कितना फैसला हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं। और CDC जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने कहा है कि सेकेंड डोज के बाद आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना बड़ा ऐलान अमेरिका में हुआ है। इन सब पे बातचीत होगी। अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें है डॉक्टर MS कंवर, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी और डिजीज सिस्टम के हेड हैं, उनसे बातचीत होगी। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका की से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े मज़ेदार देते हैं और बहुत ही दिलचस्प बातचीत होती है इनसे। डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी बातचीत होगी, क्योंकि दोनों ही विदेशी मित्र हमारे आज हमें समझाएंगे। और साथ ही समीर भाटी जी हैं जो स्टार इमेजिंग के चेयरमैन हैं, जो टेस्टिंग का काम करती है दिल्ली में। और ये जो टेस्टिंग के आंकड़े कम होने की बातें कही जा रही हैं या लोग कम टेस्ट करा रहे हैं या लोगों के टेस्ट में कम पॉजिटिव आ रही है, इन सब पे विस्तार से बातचीत होगी। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अब इस पे चर्चा करें तो सबसे पहले कंवर साहब आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का मामला है। ये जो अब कहा जा रहा है कि 16 हफ्ते तक का गैप किया जा सकता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? Probably it is more of a political reason। या ये समझिए कि वो ज्यादा स्प्रेड आउट करना चाहते हैं लोगों में, कि ज्यादा लोगों को लग जाए फर्स्ट शॉट, उससे कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगी भी। यही डिसीजन था यूके में NHS का, कि उन्होंने इनिशियली 28 दिन के बाद सेकंड जैब लगाया था, लेकिन बड़ी जल्दी उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम 28 दिन पे लगाते हैं सेकंड जैब तो हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करने में काफी ज्यादा वक्त लेंगे, जबकि अगर हम सारी पॉपुलेशन को जल्दी निपटा लेंगे तो उससे हम डिजीज को कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और यही हुआ जब जनवरी में एकदम से पीक आ गई थी वहां पे। दिसंबर में ही उनके लॉकडाउन शुरू हो गए, सॉरी दिसंबर 3rd वीक में उनके काफी केसेस बढ़ चुके थे और उन्होंने 22-23 दिसंबर के करीब उन्होंने लगा दी थी लॉकडाउन।
और उसके बाद में बहुत तेजी से पीक हो गए, एकदम से पीक नीचे भी आए। सो उनका जो लॉजिक था वो पॉलिटिकल रीजन था कि हम इसको स्प्रेड आउट करें, ज्यादा पॉपुलेशन और जल्दी पॉपुलेशन को गिरफ्त में लें वैक्सीन करके। यही थॉट प्रोसेस मैं सोचता हूं कि इंडियन साइंटिस्ट का तो मैं कम कहूंगा, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल प्रेशर इसमें जरूर ज्यादा होगा, क्योंकि साइंटिफिक ट्रायल्स और लॉजिक इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम आप लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो आपको ये भी पता है कि अगर आपको एक शॉट लग चुका तो आपको उससे प्रोटेक्शन कितनी है ये तो आईजीजी लेवल्स करके बता सकते हैं, या कोई एक्सपेरिमेंटल लैब में टी लिम्फोसाइट काउंट करके देख सकते हैं, वो नहीं होता। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ महीने तो उसकी ना भी बूस्टर सेकंड मिले तो प्रोटेक्शन रहती है। तो अगर वो करके, अगर हम स्प्रेड ज्यादा करके, अगर ज्यादा पॉपुलेशन को हम कवर कर सकेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आज अभी 18 करोड़ पॉपुलेशन कवर हुई है, अभी कितना रास्ता चलना बाकी है। सो जितनी देर लगेगी उतना ही डिजीज तंग करती रहेगी, मोर्टेलिटी बढ़ी रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी। सो मैं सोचता हूँ कि इसमें ये रीजनिंग ज्यादा है रादर देन कि और कुछ। जी डॉक्टर कंवर, आप ये कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर कंवर, इसमें आप ये कह रहे हैं कि शायद कंपल्सन ये होगा कि ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारा उतना प्रोटेक्शन नहीं है, ये रीज़न ज़्यादा बड़ा है रादर इसके कि जो स्टडीज़ का हवाला दिया जा रहा है कि कनाडा में कोई स्टडी की गई, उसमें पाया गया कि एफिकेसी बढ़ जाती है। ब्रिटेन का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि एक डोज से दूसरी डोज के बीच में अगर आप गैप बड़ा करते हैं तो 26% उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा कोई डेटा WHO की तरफ से या कोई बहुत अप्रूव्ड नहीं है, तो आपका ये मानना है कि ये एक पॉलिसी डिसीजन ज्यादा है रादर कि साइंटिफिक डिसीजन? कंवर साहब, आई एम ऑलमोस्ट श्योर ऑफ दैट। ये जो रीजन है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, अगर आप लेटेस्ट फिगर्स देखें आज जी जो रिलीज हुई है कि मई में कितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, तकरीबन 9 मिलियन एंड जून में 10 मिलियन, फिर ये सितंबर तक 30-40 मिलियन, फिर ये बढ़ती चली जाएगी वैक्सीन की प्रोडक्शन। और जैसे जैसे नई वैक्सीन हमारे पास आती चली जाएंगी, there are 3-4 more vaccines which are in the pipeline. BioE है, Zydus Cadila है, और शायद फाइजर को भी अप्रूवल दे दिया है, अब स्पुतनिक शुरू हो रही है। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्शन, हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो एक पॉलिटिकल रीजन है जिसमें कि हम लोगों के ये जो पॉलिटिकल जो इतनी डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो जाती है, यदि वैक्सीन ही नहीं है तो आप प्रोटेक्शन क्या दोगे। सो ये बड़े रीजन है इसके पीछे। वो जो करेक्ट, शायद ये डॉक्टर कंवर ये हो सकता है कि एक प्रूडेंट डिसीजन है, सूझबूझ वाला जिसको कहते हैं कि आप फौरी तौर पे किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं। डॉक्टर गोडसे, बढ़ा के समय जो किया गया है 4 से 6 हफ्ते, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 16, आपको क्या लगता है कि 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला साइंटिफिक है क्या? अगर बसंती को कुत्तों के सामने नाचने का शौक होता तो कितना अच्छा होता। बसंती भी खुश, गब्बर भी खुश। गवर्नमेंट काम अच्छा कर रहा है लेकिन मैसेजिंग में मार खा रहा है। दोनों डोज बढ़ाने से, जैसा शेक्सपियर में होता है ना, ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा है, सबकी भलाई है, एफिकेसी जरूर बढ़ती है। वो क्या बता रहे थे पता नहीं, काफी स्टडीज है दुनिया में, कब के आए हुए हैं। अगर 2 डोज का फासला बढ़ाया तो एफिकेसी डेफिनेटली बढ़ती है और ज्यादा लोगों को डोसेस भी मिलते हैं। इसका थोड़ा उत्तरदायित्व मैं भी लेता हूँ। एट डॉक्टर गोडसे रवि 1 मैं गवर्नमेंट से भीख मांग रहा था 4 महीने। क्या होता है ना, जब हमारा गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रहा है काम, कितने लोगों को हमने वैक्सीन दिया है, अगर वैक्सीन इतने लोगों को पकड़ा दिया 18 करोड़, तो टोटल नंबर नहीं देखते, वो बोलते कितने % पॉपुलेशन को हो गया। अगर अपनी आबादी डिनोमिनेटर में डाल दो तो नंबर तो बुरा ही लगेगा ना। तो ये नंबर का देखने का भी एक नजरिया, बहुत अच्छे लोगों का वैक्सीन हुआ है। मैं पहले से ये कह रहा था कि अगर 4 हफ्ते का फासला है कोविशील्ड के 2 डोसों में,
तो इसका एफिकेसी इज 55.1%। वो अभी साइंटिफिक है, प्रूवन है। और 2 डोज के बीच में अगर 12 हफ्ते का फासला है तो एफिकेसी इज 81.3%। आप एकदम बराबर सही कह रहे थे नीरज जी। तो ऑलमोस्ट 20-25% से एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अभी उन्होंने 12 से 16 हफ्ता किया तो लोग नाराज हो खफा हो जाएंगे, कहेंगे कि आपके पास डोसेस नहीं है, इसकी वजह से आप हमें दूसरे डोज से वंचित कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये पहले ही किया होता, पहले ही फासला बढ़ा दिया होता, तो लोग खुश होते कि हमारी एफिकेसी बढ़ेगी। और एक बात मैं क्विकली कहूंगा, जब आप 2 डोज डॉक्टर को सब दिए थे 55% प्रभाव से, 55% प्रभाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों डोज लेने के बाद 2 हफ्ते बाद अगर आप कोविड के पेशेंट में संपर्क आते हो तो आप 55% प्रभावी सुरक्षित हो। इसका मतलब आप 45% हो सकता है कोविड, सीरियस डिसीज से तो आप बचते हो, लेकिन 45% आपको कोविड होता है। तो व्हाट्सएप पे स्टोरीज क्या दिए डॉक्टर लोगों ने डाल दिए कि मैंने कोविड के दोनों शॉट लिए थे कोविशील्ड के, फिर भी मुझे कोविड हो गया। तो लोग डर गए, वैक्सीन लेना बंद हो गए। स्टोरी ये होनी चाहिए कि कोविड हुआ था लेकिन दोनों शॉट लिए थे इसलिए मैं बच गया। ये सीरियस डिसीज के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है। ये साइंस भी यही कहता है। 16 हफ्ता गलत है, 12 हफ्ता ठीक है, 13 हफ्ता तक चलेगा। आपको पहला डोज मिलने के बाद 90 दिन तक आपको 76% प्रोटेक्शन है। वो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है अगेंस्ट माइल्ड डिसीज। सीरियस डिसीज के अगेंस्ट 100% है। आई वेलकम, ये मैं स्वागत करता हूँ भारत सरकार के। देर से आए, बहुत दुरुस्त आए, और भी अच्छा काम कर रहे हैं, चालू रखने दीजिए। जी, देर से दुरुस्त आए, किसी भी कंपल्शन में डिसीजन लिया लेकिन सही डिसीजन लिया। लेकिन आप एक राइडर ये दे रहे हैं, एक बात जो मैं अंडरलाइन कर दूं कि 12-13 हफ्ते मैक्सिमम होता तो ज्यादा बेटर होता। 16 हफ्ते कुछ थोड़ा ज्यादा आपको लग रहा है, 12-13 हफ्ते। वैसे डॉक्टर गोडसे मैं आपको क्रेडिट दूंगा, पिछली बार जब आप मेरे शो में आए थे यही उपाय आप सुझा रहे थे कि या तो वैक्सीन की डोज हाफ कर दीजिए या थोड़ा गैप बढ़ा दीजिए, और वो अब इन्होंने किया। तो डेफिनेटली आप जो कह रहे थे ना, इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत पहले हमारे शो में बात कही थी यहाँ पे। डॉक्टर धीरज, अब ये बात तो ठीक है, चलिए आप अपनी राय आप रख दीजिए। इसमें एक सवाल मैं और जोड़ देता हूँ, 2 चीजें इसमें हमारे दर्शकों को समझाइएगा। एक एफिकेसी को और डिटेल में समझा दीजिए, अभी गोडसे साहब जो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। और एक होता है इम्यूनोजेनिसिटी, बढ़ जाएगी क्या इससे? ये दोनों शब्द का मतलब क्या है, ये भी जरा बताइए। देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक मैं पहली बार आपके शो पे हूँ। जो डॉक्टर गोडसे बोल रहे हैं एग्री करता हूँ। मैं इसके ऊपर एक्चुअली इसकी रिजल्ट 3 महीने पहले आए थे इस स्टडी के, जिसमें क्लियरली दिखाया था कि हाईएस्ट एफिकेसी 12 हफ्ते में है, 16 हफ्ते में नहीं है, 8 हफ्ते में नहीं है, 12 हफ्ते में है। यूके ने उसको अपनाया बिकॉज देखिए, अगर आपके पास 100 लोग हैं और 100 वैक्सीन है, 2 ऑप्शन है। या तो आप 50 लोगों को फुली वैक्सीनेट कर दीजिए, उसके 2 हफ्ते के बाद रुकिए, 77% एफिकेसी दिखेगी आपको एस्ट्राजेनेका की, 70 to 77, अब 70% दिख रही है, थोड़ी गिर चुकी है रेयर वेरिएंट्स पे भी। और अगर आप 100 लोगों को सिंगल शॉट लगाएंगे तो 55% एफिकेसी के करीब दिखती है एक शॉट के बाद। 12 हफ्ते के बाद लगाएंगे तो कंबाइंड एफिकेसी 83 to 82% के करीब आती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। आई होप इनकी एडवाइजरी कमेटी के लोग थोड़ा पहले नींद से जाग जाते तो ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन मिलती और ज्यादा लोग प्रोटेक्ट होते। और ये जानना जरूरी है, एस्ट्राजेनेका ऑल्दो 77% आपको सिकनेस से प्रोटेक्ट करता है, पर मोर्टेलिटी से, आईसीयू एडमिशन और सीवियर केसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन से अभी भी उनका डाटा 90 to 100% एफिकेसी दिखा रहा है एज ऑफ टुडे। तो काफी डेथ्स प्रिवेंटेबल है, ये क्लियर है। एक कंसर्न मैं आपके पैनलिस्ट के सामने रेज करना चाहूंगा। एस्ट्राजेनेका का एक रियल कंसर्न है जो क्लॉट फॉर्मेशन है, जो कि हम पहले 6,25,000 लोगों में एक बारी देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो वाइड स्प्रेड हुआ, आप तो फाइनेंस चैनल है और मैं बायोटेक एनालिसिस भी करता हूं यहाँ की कंपनीज के लिए वॉल स्ट्रीट पे, तो नंबर्स में बताता हूं, वो 6 लाख से गिर के 60,000 हो गया, अब वो 25,000 है। तो इस वजह से कई देश जैसे कि आप लीजिए साउथ कोरिया में एस्ट्राजेनेका अंडर 60 ईयर्स ऑफ एज बंद है। उसके बाद यूके के अंदर भी उन्होंने पुल बैक किया है, और कल कनाडा के अंदर 40 साल से कम की उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका पे होल्ड लगा दिया गया है। इसीलिए जिसको हम स्विचिंग ट्रायल बोलते हैं वो चल रही है, देखने के लिए क्या आपको अगर एक बार एस्ट्राजेनेका लग चुकी है, क्या अगर आप हाई रिस्क हैं क्लॉट फॉर्मेशन के, जो कि 40 साल से कम के लोगों में काफी देखा जा रहा है, हम आपको दूसरी वैक्सीन दे सकते हैं।
तो दुनिया अब उस दिशा में जा चुकी है। हम जो बातें कर रहे हैं ये 4 महीने पुरानी बातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, एस्ट्राजेनेका की अगर आप मेरे से आज की डेट में बात करते हैं, डेफिनेटली मोर्टेलिटी प्रिवेंट करती है, लेकिन हमें बहुत जरूरी है टैब रखना उन लोगों को जिनको एस्ट्राजेनेका मिली है, एंड स्पेशली हु आर यंगर देन 40, कि उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन के क्या इंसिडेंसेस हैं। इसका एक सेंट्रल कमांड सिस्टम मैं अलग अलग शो से बोलता रहा हूं, जो कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और सप्लाई चेन, उसके अंदर वैक्सीन के साइड इफेक्ट के अंदर भी रजिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने लोगों को कहीं ऐसा ना हो, वी कैन डू मोर हार्म देन गुड। देखिए, मेडिसिन में एक हिपोक्रेट ओथ होती है जो सारे डॉक्टर्स लेते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेशेंट, डू नो हार्म, वी शुड नेवर डू एनीथिंग जिससे ज्यादा लोगों को हार्म पहुंचे। तो ये जानना जरूरी है। अब आपका जो दूसरा सवाल था, कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन यू वर आस्किंग? इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? हाँ, इम्यूनोजेनिसिटी, देखिए ये जानना जरूरी है कि जब आपको वैक्सीन मिलती है, हाँ जी, होता क्या है कि आपके इम्यून सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक तरीके की एंटीबॉडी या वॉरियर्स बनाते हैं जो वायरस से लड़ता है। अब ये जानना जरूरी है कि जब आपको वैक्सीन मिल जाती है, उसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे अगर हम फाइजर और मोडेर्ना की बात करें तो mRNA वैक्सीन है, वो एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म है, दुनिया का नया प्लेटफॉर्म है, जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है, वो आपके सेल्स पिक करते हैं और आपके ही सेल्स उस वायरस का एक पार्ट जो कि स्पाइक प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करते हैं मास नंबर पे। आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करता है, उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और बॉडी को देता है। वो एंटीबॉडीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं। पॉइंट 1, इसको हम इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। कितनी एंटीबॉडीज बनी, कितनी देर के बाद बनी, और वो एंटीबॉडीज कितनी कारगर है वायरस को रोकने में और कब तक लास्ट करती हैं। दिस इज ये कैटेगरी है जिससे हम इम्यूनोजेनिसिटी डिफाइन करते हैं। एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, क्योंकि ये सारी स्टडी स्टेज 3 में चल रही हैं अभी भी, और अभी भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज है, इसीलिए हम वैक्सीन की एफिकेसी बोलते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी स्टेज 3 ट्रायल तो हम उसे डॉक्टर धीरज, ये जो गैप बढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर धीरज, जो गैप बढ़ाया जा रहा है, इससे इम्यूनोजेनिसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, ज्यादा बेहतर होगा गैप बढ़ाने से? मैं इसलिए संदर्भ में पूछ रहा था। हाँ, आपने बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है। अगर आप गैप को बढ़ाते हैं 12 हफ्ते तो देखने में ही आ रहा है, क्योंकि ये चिंपांजी वायरस है। एस्ट्राजेनेका का जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट है मोडेर्ना और फाइजर से और इवन जॉनसन एंड जॉनसन से। इसमें एक चिंपांजी वेक्टर हमने यूज किया है, ऑल्दो जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी एंटीबॉडीज इसके अंदर देखने में आ रहा है, जो आपके इम्यून सेल पहले डोज को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज बनाते हैं, जब हम वो सेकंड टाइम इंट्रोडक्शन 12 हफ्ते में देखते हैं तो ज्यादा इम्यून एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ज्यादा सेल्स एम्प्लॉयड हो रहे हैं, एंटीबॉडीज की मात्रा बड़ी तादाद में जा रही है, और इवन टी सेल्स जो पहले पैनलिस्ट बता रहे थे उसका नंबर भी ज्यादा है। तो इम्यूनोजेनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा डिसीजन है 12 हफ्ते, पर मैं हाईली डिस्करेज करूंगा और रिकमेंड करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे डॉक्टर गोड से भी और कुछ और पैनलिस्ट बोले, इसको प्लीज 16 वीक्स मत करिए, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी टैप होने लगेगा डाउन। और एक और पॉइंट है कि पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सीलेंट है, इम्यूनोजेनिसिटी से ये एक्सीलेंट है। आई टोटली सपोर्ट दिस मूव, और ये अच्छा मूव है, लेकिन आई विश ये 3 महीने पहले आया होता तो और ज्यादा। और एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा, भारत में एज ऑफ टुडे 7 करोड़ डोजेस बना रहा है, विच इज अराउंड 7 करोड़ डोजेस बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूशन, 1 करोड़ बना रहा है कोवैक्सीन, वो बढ़ा के 10 करोड़ करने वाले हैं, और कोवैक्सीन भी बढ़ाने वाला है, और अदर कंपनीज आ रही हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं डाटा में हूं, मुझे लगता है भारत के अंदर हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन से 1.5 करोड़ वैक्सीन लगाने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपना आईपी वेवर जो इंडिया की करंट कंपनीज हैं उनके अंदर देना पड़ेगा, लेवल 3 प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और भारत बायोटेक का क्योंकि बेसिकली भी आ रहा है, बूस्टर भी आ रहा है अगले साल। और इसी जी डॉक्टर धीरज कौल, इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं, इसको चर्चा में लाएंगे। अभी सरकार ने ऐलान ये किया है, उन्होंने बाकायदा एक कैलेंडर जारी कर दिया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ से ज्यादा, 300 करोड़ करीब वैक्सीन्स बन जाएंगी और लोगों को लगेंगी। तो बहुत बड़े नंबर्स और मंथ वाइज उन्होंने प्रोडक्शन के अपने रैंप अप आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये दिसंबर तक के आंकड़े हैं, और पहला जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा वो शायद जून में मिलेगा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन गोड साहब एक बार फिर आपके पास आता हूँ। ये जो एस्ट्राजेनेका को लेकर के क्लॉटिंग की बात अभी धीरज जी ने की, इस पे आपको जोड़ना चाहते हैं, ये क्या कंसर्न है? ये भी हमारे दर्शकों के मन में आता है, जो कि बीच बीच में खबरें पढ़ते रहते हैं। देखो, स्पेन, पोर्तुगल, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, जापान बोल रहा है 60 के नीचे हो तो मत ले लो। बेल्जियम कह रहा है 56 के नीचे,
जर्मनी, कनाडा कह रहा है 55 के नीचे, अभी चेंज किया। जर्मनी कह रहा है 50 के नीचे और इंग्लैंड कह रहा है 30 के नीचे। सो ये सब दिग्गज देशों में से बाकी सब रॉन्ग है, एक ही सही है। ये जो सब क्लॉटिंग हो रहा है वो यंग लोगों में हो रहा है और उसका प्रभाव बहुत कम संख्या में हो रहा है। तो जब हम रिस्क बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं, वो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस सोसाइटी का होता है और लोगों का होता है। अगर सोसाइटी का है तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है, सब लोग कोविशील्ड लगवा दो, सोचना ही नहीं है। अगर इंडिविजुअल पेशेंट्स का सोचना है तो मैं कहता हूं अगर आपकी उम्र 30 के नीचे हो तो आप कोवैक्सीन की तरफ जाइए, 30 के ऊपर है तो फिर ये कोविशील्ड जो ये टेक्नोलॉजी एडिनो वायरस। और एक बात क्विकली कहूंगा अगर टाइम है तो, कभी आपको अचरज हुआ है कि पहला डोज दिया और दूसरा डोज 4 हफ्ते में दिया तो 55% है, और डोज दिया तो, और दूसरा डोज 12 हफ्ते में दिया तो 81 हो गया। तो दूसरा डोज जल्दी देने से इसका प्रभाव कैसे कम हुआ? ये ऐसा कभी अचरज होता है? क्विकली बताऊं दो आपको ये क्यों होता है? जी बताइए बताइए। ये एडिनो जो कोविशील्ड है ये वेक्टर वैक्सीन है। वेक्टर का मतलब है वाहन और व्हीकल। आपके वाहन निकल गया है दिल्ली से, वो जा रहा है ताजमहल, वो बस है आपका वाहन, वो बस वेक्टर है। बस के ऊपर 5 कोरोना के प्रोटीन है। वो आगरा पहुंच गए, ताजमहल पहुंच गए तो ताजमहल ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी, एंटीबॉडीज बनाए कोविड के अगेंस्ट और बस के खिलाफ भी। दूसरा डोज जब 4 हफ्ते बाद निकलेगा दिल्ली से, तो जो बस के एंटीबॉडीज है वो बस के एंटीबॉडीज आगरा कैंटोनमेंट में ही रोक देंगे वो बस को। तो वो कोविड के जो प्रोटीन्स है वो ताजमहल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसकी वजह से जब दूसरा शॉट 4 हफ्ते में देता है तो एंटीबॉडीज जो बस के खिलाफ बनते हैं उसकी वजह से उसका एफिकेसी कम होता है। 12 हफ्ते बाद अगर आप जो देते हो तब तक बस के एंटीबॉडीज कम होते हैं लेकिन कोविड के एंटीबॉडीज जायज रहते हैं। इसी वजह से जब ये इसी वजह, और जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो उसका तो फासला नहीं बढ़ा सकते, 3 हफ्ते में ही देना पड़ेगा क्योंकि पहला व्हीकल उनका बस है और दूसरा ट्रेन है। बहुत अच्छा रशियन लोगों ने बनाया है। ये एक बार मैं आपके लोगों को बताना चाहता था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। स्पुतनिक के जो वेक्टर हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए उनकी एफिकेसी रेट 91% या कुछ केसेस में वेरिएंट्स में 100% तक के नंबर्स आए हैं, शायद इसलिए क्योंकि वायरस वेक्टर्स उन्होंने डिफरेंट रखे हैं। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। समीर भाटी साहब बताइए, ये जो पूरी स्कीम रखी गई है, गैप बढ़ा दिया गया और अभी एक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है देश में कि सैकड़ों करोड़ दवाएं बनेंगी और जून के बाद तो ऐसा लगता है बाढ़ आ जाएगी वैक्सीन्स की। ये कंफर्टेबल सिचुएशन है आपको हिसाब से, आप चूंकि पब्लिक से बहुत डील करते हैं? भाटी साहब आवाज आ रही है आपको? समीर सर नहीं, एक बार दोबारा से आपको क्वेश्चन रिपीट करना होगा। मैं कह रहा था कि सरकार ने एक बड़ी स्कीम सामने रख दी है जिसमें 2 अहम डिसीजन है। एक तो ये कि गैप बढ़ा दिया है और दूसरा कैलेंडर जारी कर दिया है कितनी वैक्सीन वो अगले दिसंबर तक बनाते रहेंगे, हर महीने बढ़ेंगे। जून से बहुत बड़ी संख्या में 10 करोड़ के हिसाब से हर महीने वैक्सीन आने लगेंगी और तरह तरह की वैक्सीन को अलाउ कर दिया। फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक तो शुरू ही हो रही है। तो चूंकि आप पब्लिक से ज़्यादा डील करते हैं और आप इस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आप कितना कंफर्टेबल हैं इस फैसले को लेकर के? देखिए, जिस तरह से अभी काफ़ी सारी चीज़ें आई है एकदम से, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको स्पीड अप करने के लिए, साथ के साथ हमारी जो अभी ये इन्फेक्शन रेट बढ़ गया था और जो हमारी सेकेंड वेव के अंदर केसेस भी काफ़ी बढ़ गए थे, उस समय ही हमारा जो ये 18 साल वाला जो ड्राइव है वो भी लॉन्च हुई। और उसके बाद फिर कुछ और पॉलिसीज़ में चेंज हुआ कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, तो थोड़ा सा अभी तो क्योस हो गया और अवेलेबिलिटी कम हो गई, प्रोडक्शन भी कम हो गया, तो इस वजह से ये थोड़ी सी चैलेंजेस आए। बट अभी जैसा सुनने में आ रहा हो, जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने जो आपकी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है आपको बिपकोल को, तो वो भी अपना प्रोडक्शन
बहुत ही ज्यादा कम थी। कोविशील्ड की तो फिर भी सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्शंस थी, और अब जिस तरह से स्पुतनिक भी आ गई है तो 3 वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल है। और J&J का भी जिस तरह से बात चल रही है कि उनसे अभी कुछ और डेटा मांगा गया और मंडे तक शायद वो भी अपना आगे डेटा सप्लाई कर देंगे, तो उस तरह से 4 वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल होंगी। और अभी जो ये आपका कोविशील्ड के लिए जो गैप बढ़ गया, तो इसके बाद अभी जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा था हमारी जो सेकंड डोज को लेके, वो चाहे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, 45 एज ग्रुप वाले थे, उन सब का ड्यू हो गया था। तो वो भी एक थोड़ा सा अभी डिले होने की वजह से, जिसको आगे टाइम भी एक्सटेंड किया गया, बट उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है, तो वो भी एक्सटेंड हुआ है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें होने के बाद अब थोड़ा सा जो है चीज़ें स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, और वैक्सीनेशन ड्राइव को हम स्पीड अप कर पाएंगे। और साथ के साथ जिस तरह से अभी हमारा जो ग्राफ भी है, जो ट्रांसमिशन का ग्राफ है और जो न्यू केसेस का ग्राफ है, वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ड्राइव अब थोड़ी और स्पीड अप होगी, थोड़ा स्पीड अप होगी, और लोगों के अंदर एक भरोसा आएगा कि इस लड़ाई में अब वो जो अभी तक बड़ा ग्लूमी सा था, बड़ा दुखी थे लोग कि कुछ हो नहीं रहा, क्या अब थोड़ा सा विश्वास जगेगा। डॉक्टर कंवर, एक बार मैं फिर से उस तरफ चल रहा हूँ, जो भी बात धीरज जी ने कही या गोडसे जी ने कही, हिंदुस्तान में एस्ट्राजेनेका को लेकर के वो जो क्लॉटिंग वाले संदर्भ में आप लोगों ने कोई स्टडी की, कोई आप लोगों को डेटा नज़र में आया हो? क्योंकि ये डेनमार्क में EU ने अपना पूरा ऑर्डर कैंसिल करके फाइजर को दे दिया, बहुत सारे देशों में, चाहे हिंदुस्तान में ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनते हम, ना ऐसा कोई केसेस आते हैं। क्या आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस? नहीं, कोई लार्ज स्केल स्टडी नहीं हुई, लेकिन ओकेजनल केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसीलिए ये एक इशू रहा है कि पता भी नहीं चलेगा कि किसको क्लॉटिंग होगी। कोई प्रिडिक्टेबल फैक्टर ऐसे नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो हम करके प्रिडिक्ट कर सके कि इस केस में क्लॉटिंग होने के चांसेस हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड प्योरली ऑन कि अगर इंटरनेशनल डेटा है, देन ह्यूमंस आर द सेम, कॉकेशियंस है, ओरिएंटल्स हैं या एशियंस हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। तो अगर ये डेटा ऑलरेडी किसी जगह पे जैसे रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इसी वजह से दिस वाज अ सॉलिड डेटा जिसके बेस पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इस तरह का डेटा इंडिया से नहीं है, कोई स्टडी नहीं हुई, लेकिन एनेक्डोटल रिपोर्ट्स जरूर हैं। हमें क्लॉटिंग के केसेस रिपोर्ट में आए हैं, हमारी नॉलेज में भी हैं, लेकिन वी कांट टेल कितने परसेंट, 1 in a million, how many in a million would have been affected. Numbers would be very little, लेकिन एक अच्छे भले इंसान को कोई चीज देने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन विड्रॉल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इट इज नॉट ए ड्रग जिसमें के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन उस सिचुएशन में दी जाती है जिसमें सॉल्वेंट सिचुएशंस हैं, जिसमें पेशेंट बहुत सीरियस है, तो यू कैन टेक ए चांस। वैक्सीन के केस में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस विड्रॉ कर ली जाती हैं अगर इस तरह के केसेस आए। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेप हैज बीन टेकन। हाँ, एक्चुअली वो कोविन ऐप में जाइए तो वहाँ पे वो कुछ वो EF करके नंबर लिखे रहते हैं, वो सम थाउजेंड्स में है अगेंस्ट 18 crores समथिंग, तो वो शायद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्विकली इस बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गोडसे जी, मुझे ये बताइए कि एक बहुत ही जनमानस वाला सवाल है कि मान लीजिए हमने 6 महीने आगे कैलेंडर बनाया है कि हम अब 16 हफ्ते तक आपके पास समय है, और हम बीच बीच में अभी ये चर्चा भी आगे करेंगे, आपसे समझेंगे मैथमेटिकली कि क्या पीक बन गया। तो अगर मान लीजिए कोविड एकदम नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठंडा पड़ गया, तो ऐसा तो नहीं लगेगा लोगों को कि अब लगवाने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, या मेडिकली वो ज़रूरी है कि आप दूसरी डोज लगवा लें? ये हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। जरूरी है, और अभी अपने लोगों को वैसा कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी दूसरी वेव से इतने डर गए हैं ना, तो दूसरा डोज वैक्सीन के बगैर अभी कोई अब आपके सामने चारा नहीं है। अब पूरी तरह से फैल चुका है अपने कम्युनिटी में कोरोना। तो कोरोना चाचा जी से आपकी मुलाकात तो तय है। आप 2 रास्ते से जा सकते हैं। पहले रास्ते से आपको डिसीज मिलेगा और बहुत सारी परेशानी, दूसरे रास्ते पे आपको वैक्सीन, इज्जत, शोहरत, दौलत और माँ मिलेगी। तो वो वैक्सीन के रास्ते से ही जाना है, पूरे लोगों ने लेनी है। मेरा दुख इतना एक ही बात से है कि मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है
@Dr. Godse Ravi 1 पे कि अगर दुशासन आता है भीम के सामने तो भीम क्या कहेगा, मेरे पास गदा नहीं है, फाइजर का धनुष है, मॉडर्ना की तलवार है, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तू बचेगा तो भी चलेगा, लेकिन मारूंगा तुम्हें मैं अपनी गदा से। ये अभी सब छोड़ दो, जो हथियार हाथ में लगो वो पांडुपुत्र भीम उठाओ और कोरोना पर यतो धर्म ततो जया, आपका विजय होने वाला है। जो हथियार मिले पकड़ो। फाइजर के डोसेस अभी सरप्लस हो गए यूएस में, हमारे स्टेट्स कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए डोसेस, 10% भी वो डोसेस पड़े हैं। 95% से भी ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है, यूरोप में भी लग रही है। इंडिया इमरजेंसी उसको ऑथराइजेशन देके अभी मॉडर्ना, फाइजर और J&J ला दिया, तो ये दिसंबर तक रुकने की जरूरी नहीं है, 1 महीने में हो जाएगा सब। उनको सब जल्दी ला दो, उनको परमिशन दे दो, एट रिस्क दे दो। जो कंज्यूमर है वो खुद रिस्क उठाएगा ना, गवर्नमेंट क्यों बीच में आ रही है भीगी बिल्ली की तरह। जो फैमिली हेड है वो डिसाइड करेगा उसके फैमिली के लिए कौन सी वैक्सीन अच्छी है, एट रिस्क दे दो परमिशन। ओके डॉक्टर कौल, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान में जो आपने देखा होगा पहली वेव के बाद एंड गेम का ऐलान कर दिया गया तो सब रिलैक्स हो गए, तो लोग मानते नहीं हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 6 महीने का गैप है, बहुत लंबा गैप होता है ये, और उस समय क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर्ड इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाए कि लोगों को हो ही ना और हम एकदम निश्चिंत हो जाएं कि अब तो कोरोना ख़त्म। क्या मैं ये मान के चलूँ कि एक एनुअल प्रैक्टिस हो जाएगी कि हर साल आपको एक डोज लेना पड़ा, क्योंकि 6-8 महीने बाद तो इसकी एफिकेसी वैसे ही खत्म हो जाएगी? हाँ, देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं। पहले 1 मिनट लेके मैं 2-3 पॉइंट ऐड करूंगा। जो पैनलिस्ट पहले बहुत अच्छी बातें कर चुके हैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद आपका सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो एज ऑफ टुडे भारत के अंदर 18 करोड़ 179 मिलियन तकरीबन 18 करोड़ वैक्सीन डिलीवर हो चुकी हैं। इसका मतलब है हमें, अगर हम 18 साल से ऊपर की आबादी लें 90 करोड़, तो हमें 162 करोड़ वैक्सीन अभी और लगानी है अबव एज 18, और 18 से नीचे तकरीबन 50 करोड़ अगर आप आबादी लें तो 100 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। इस हिसाब से अगर हम हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे, अभी लग रही है तकरीबन 20 लाख के करीब, तो भी हमें 5.5 महीने लग जाएंगे। पॉइंट 1। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इज दी ओनली वे टू गो अबाउट इट, जिसके थ्रू हम अगर 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन लगाएं तो हम इसको रीच करेंगे। नंबर 2, यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो आप बात पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आ रहे हैं वो डाटा के आ रहे हैं। इंडिया से डाटा आता बहुत कम है, टेस्टिंग का भी नंबर्स वी डोंट नो कितने वो नीचे हैं, क्यों है ये भी समझ से बाहर है। मोर्टेलिटी का डाटा भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप फाइनेंस में है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसीजन डाटा के बगैर लिया ही नहीं जा सकता। तो वी आर फ्लाइंग इन ब्लाइंड एयर। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज स्टडीज करिए, खासतौर पे जो एस्ट्राजेनेका के पेशेंट्स हैं उनके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐप या किसी भी थ्रू पोर्टल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन डालें, प्लॉट के रिस्क हम देखें कि आए हैं, कितने में आए हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज है। जैसे आपके पैनलिस्ट ने बोला, अगर एक दवाई से ज्यादा हार्म हो रहा है, क्योंकि जब आप करोड़ों में देंगे तो जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली नंबर बढ़ते हैं। और अब तो हमारे पास इंटरनेशनल डाटा अवेलेबल है, कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल है। आप डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कितना क्लॉटिंग का रिस्क है। जैसे मैंने बताया 25,000 में से एक को अब आ रहा है, पहले 6,40,000 में था। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल ठीक है, वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत तेजी से अपने आप को चेंज कर रहा है, हमसे ज्यादा स्मार्टली एक्ट कर रहा है। इसीलिए हमें ट्वीकिंग ऑफ वैक्सीन, हमें क्या करने की जरूरत है, जो मैं पिछले 6 महीने से बात कर रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग। उसकी नंबर्स भारत में बहुत कम है, उसे तेजी से बढ़ाया जाए और उसको कलेक्ट करके आप एड्रेस करिए कि जो आप वैक्सीन देख रहे हैं वो कितनी कारगर है एज ऑफ द करंट म्यूटेंट्स। उसके बाद आपको बूस्टर शॉट भी लगाना है। तो 6 महीने 8 महीने तक अगर आप यही शॉट लगाते रहेंगे तो आप बूस्टर के लिए कब तैयारी करेंगे, उसका मटेरियल आपको प्रोक्योर करना है। तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है हमारे सामने एज ऑफ नाउ। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये 6 महीने 8 महीने 10 महीने का गैप, ऑल्दो इट इज वेरी बिग, हमें उसके अंदर क्या रोड ब्लॉक्स हैं उसको एलिमिनेट करना है। जैसे डॉक्टर पहले बता रहे थे कि हमें कुछ ही महीने के अंदर ये खत्म करना चाहिए, बिल्कुल एग्री करता हूं। एंड वी शुड बी मेंटली रेडी फॉर अ बूस्टर शॉट, जो आएगा यहाँ पर भी आएगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी आएगा। और सारी वैक्सीन आप करोड़ों को दे रहे हैं, उनके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए कि साइड इफेक्ट्स क्या है।
वो साइड इफेक्ट हमें पब्लिक को डॉक्टर openly बताने चाहिए and let कौल, them आपकी decide. बात तो डॉक्टर गोडसे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी। देखो, डॉक्टर ये गोडसे आप क्या mutation- जोड़ना चाह रहे हैं? म्यूटेशन की बात बिल्कुल बेकार है। सब वैक्सीन म्यूटेशन के अगेंस्ट अच्छी चल रही है। क्यों? जितना म्यूटेशन के बारे में आप चिल्लाओगे उतना लोग और डर जाएंगे और अगले बूस्टर के लिए रुकेंगे। ओनली ए रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। अब तक का डेटा है वो क्या डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, छोटे छोटे लैब्स है, कहाँ जेनेटिक सीक्वेंसिंग करेंगे? और अगर म्यूटेशन पे टीका चलता है तो भी लेंगे, नहीं चलता है तो भी लेंगे, और क्या हाथ में है अपने? ये म्यूटेशन की सब अभी बकवास बंद करनी, बकवास नहीं कहना चाहता, म्यूटेशन के बारे में सब बातें बंद करो। जो वैक्सीन आपके हाथ में पकड़ में आए जल्दी से जल्दी ले लो। रेप्लिकेटिंग वायरस ही म्यूटेट हो सकता है। ये म्यूटेशंस के अगेंस्ट वैक्सीन इतनी प्रभावी नहीं होगी शायद, लेकिन सीरियस डिसीज से आपको डेफिनेटली बचा लेगी। आप ये डबल ट्रिपल म्यूटेशन का लोड मत ले लो, जस्ट जो वैक्सीन हाथ में आए लगवा लो जल्दी से। जी डॉक्टर धीरज, क्विक इसके बाद फिर मैं ब्रेक मिलूंगा जी। आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे? बेसिकली डॉक्टर गोड से बोल, हाँ मैं थोड़ा सा इसमें काउंटर डिफर करता हूँ, क्योंकि पब्लिक हैज अ राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें अपने इंफॉर्मेशन पोर्टल्स के थ्रू क्लियर ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए कि वेरिएशंस, म्यूटेंट्स पूरा वर्ल्ड इस टाइम चिंतित है रेयर वेरिएंट से, जिसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि वेरिएशंस तो बहुत आती हैं और ये वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, करोड़ों के अंदर भाग रहा है। तो जब चेंजेस आते हैं जो एक नॉर्मल वायरस के थ्रू आते हैं, फिर एक होता है चेंज ऑफ कंसर्न या म्यूटेशन ऑफ कंसर्न, जो कि ज्यादा वायरस को इंफेक्शियस बनाता है, जो हमने यूके स्ट्रेन में देखा 30% के करीब, और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है, और यंगर लोगों के अंदर ज्यादा, हेल्थियर बॉडीज को ज्यादा इफेक्ट करता है, जो आप भारत में देख रहे हैं। इसका डाटा पब्लिश्ड है इंटरनेशनल डोमेन्स में, ये कंसर्न है। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको करंट वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए, बूस्टर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि करंट वैक्सीन ही ना ले, वो उल्टा हो जाएगा। तो ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि करंट वैक्सीन जो भी आपको मिल रही है वो आप इमीडिएटली लीजिए और टाइम पर लीजिए, उसको मिस मत करिए डोज। और उसके बाद जो बूस्टर आएगा उसके लिए भी अपने आईज और ईयर्स ओपन रखिए कि मतलब पैरेलली वो करते रहिए जी। वो डेटा ओवरलोड के बारे में मैं क्विकली ब्रेक के पहले कुछ कहूँ एक सेकंड में। देखो, अगर मेरठ में मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है और मैंने पूरे मेरठ का दोनों वैक्सीन डोज एक रात में कर दिया, अभी डॉक्टर गोडसे ने जादू कर दिया, और मेरठ का पूरा वैक्सीनेशन। अगर मेरठ में 200 बाइसिकल एक्सीडेंट होते हैं तो दूसरे दिन न्यूज क्या आएगी? डॉक्टर गोडसे ने हमको वैक्सीन चढ़ाई और मैं भैया बाइसिकल से गिर गया। जब आप इतने पैमाने पे वैक्सीन देते हो तो कुछ ऐसी चीजें जो संख्या शास्त्र के मुताबिक होने वाली ही थी वो हो जाएगी। इंडिया में पहले 5000 हार्ट के केसेस आते हैं, वो तो आने वाले ही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से आया है क्या। तो ये लोगों को हक है जानकारी लेने का, लेकिन ये जानकारी का ऐसा ये ना हो ये फैले ना बीमारी की तरह, कि उसका कंफ्यूजन ना हो कि संख्या शास्त्र की वजह से भी ऐसा होता है, ये भी याद रखें जी। जी अच्छा, मैं ब्रेक लूंगा। धीरज कौल जी, मुझे लगता है कि शायद आप दोनों लोगों के बीच में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन चलना चाहिए और गोडसे साहब भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सबसे पहले कराइए, सबसे जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ के साथ आप इस स्टडी को भी जारी रखिए कि अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहिए, इंटरेस्ट का है या कंसर्न का है, पैरेलल रखिए, जिससे कि किसी इवेंचुअलिटी के समय आप उसको एड्रेस कर सकें। मेरे ख्याल में शायद आप ये कह रहे हैं, बेसिक डिफरेंस नहीं है, दोनों इस बात पे एग्री है कि क्विकली पहले वैक्सीनेट कर लीजिए। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक से लौट के आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमने कहा था, जो हल्के से कहा गया है टेक्निकल कमेटी की तरफ से, कि क्या हिंदुस्तान में पीक बन गया है या 15 जून तक बन जाएगा, इस पर भी क्लैरिटी से थोड़ा बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है कोरोना वैक्सीन की, जो दो बड़े ऐलान किए गए। एक तो ये किया गया कि समय बढ़ा दिया गया सेकेंड डोज का, वो 12 से 16 हफ्ते तक का गैप रखने की इजाज़त मिली गई है, डायरेक्शन दिए गया है। और दूसरा जो बहुत बड़ा एक कैलेंडर अनाउंस किया गया है, कितने सैकड़ों करोड़ के हिसाब से वैक्सीन बनेंगी और दिसंबर तक बहुत सारी वैक्सीन हिंदुस्तान के हाथ में होंगी और ये सिलसिला
जून से आपको मैसिव दिखने लगेगा, जहां पे 10 करोड़ पर मंथ, फिर 15 करोड़ पर मंथ, इस हिसाब से वैक्सीन आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण इश्यू है जिसके बारे में जो टेक्निकल कमेटी हिंदुस्तान की है, जो ये सब तय कर रही है, उसमें एन.के. अरोड़ा साहब एक सदस्य हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि पीक कब होगा, लेकिन हो सकता है, अनुमान है मेरा, कि शायद मिड जून तक, एंड मई तक कुछ ऐसे संकेत दिखे, क्योंकि जो 4 लाख से ऊपर का एक पीक बना था, दोबारा वहां पे हमने ट्रेस नहीं किया और नंबर काफ़ी तेजी से सब जगह गिर रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी गिर रही है। तो क्या ये संभव है? संख्या शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दोनों को मिला के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप भाटी साहब आप बताइए, क्योंकि आप टेस्टिंग करते हैं, आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा है, लोग कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरीके से, या जितनी रिपोर्ट्स आप दे पा रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग पॉजिटिव निकले, क्या है सच्चाई, क्या है सर? देखिए, अभी अगर मैं पिछले कुछ एक हफ्ते की बात करूं तो डे टू डे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है टेस्टिंग वाले, वो काफ़ी कम हो गए हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स भी आते हैं गवर्नमेंट से, वो सब भी काफ़ी कम हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है, पर देखा ऐसा जा रहा है कि वो शहरों में कम हुई है। अब मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, दिल्ली, एनसीआर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई है। अब बहुत ही कम पहुंच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, और जितने टेस्टिंग हो भी रहे हैं उनमें अब पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम है। पर हाँ, ये सुनने में ज़रूर आ रहा है कि गाँव में अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। जी, तो गांव में पॉजिटिविटी ज़्यादा है। डॉक्टर कंवर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पीक जल्दी बन जाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन भी है, हर्ड इम्यूनिटी भी है और नंबर्स भी कम हो रहे हैं? आप पीक किसको कह रहे हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेस का पीक तो हो चुका, या नंबर ऑफ न्यू केसेस ऊपर, नंबर ऑफ न्यू केसेस का पीक तो हो चुका। ये तो मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख से ऊपर जा रहे थे केसेस, अब तकरीबन 3,50,000, 3,60,000-62,000 कुछ प्लेटो आउट हो गया है। और कुछ स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र में या दिल्ली में ऑलरेडी नंबर्स कम आने शुरू हो गए हैं। इट इज नॉट ओनली द टेस्टिंग जो बता रहे हैं मेरे कोलीग, टेस्टिंग के अलावा हम जो हॉस्पिटल्स पे प्रेशर देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ एडमिशंस, आईसीयू पे प्रेशर जो था, जो वेंटिलेटर्स पे प्रेशर था, बहुत कम हो रहा है रिलेटिवली इन द लास्ट 5 to 6 days। और हमारे जो कंसल्टेशंस के लिए पेशेंट्स थे, वीडियो कंसल्टेशंस के, इतनी हालत खराब थी कि रात के 12-12 बजे तक हम उनको जवाब दे रहे थे, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वो भी प्रेशर कम हो गया। सो पीक, जहां तक मैं दिल्ली स्टेट की बात करूं तो पीक ऑलरेडी से नीचे आ चुके हैं हम, महाराष्ट्र में काफी नीचे आ चुके हैं हम पीक से, और इंडिया में भी प्लेटू आउट हो चुके हैं और नीचे की तरफ ही डायरेक्शन दिख रही है। कंवर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इतने लॉकडाउन, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगे, इस वजह से हो रहा हो, जैसे ही ओपन अप करेंगे फिर बढ़ने लगेगी। यू आर राइट, कुछ हद तक दैट इज पॉसिबल, लेकिन इतना ज्यादा जो इफेक्ट है, ये देखिए पहली बार भी ऐसा हुआ था, और दूसरी कंट्रीज की भी आप अगर एग्जांपल लें तो दिस वायरस हैज अ टेंडेंसी टू बर्न इटसेल्फ आउट। ये चलते चलते जो म्यूटेशंस हैं, ये ऐसी म्यूटेशन में जी, शायद आवाज में दिक्कत। सर मैं दोबारा आता हूं आपके पास। धीरज जी, अगर 90 डेज का डेटा प्लॉट करें जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसमें डे वाइज भी देखें या ग्राफ में देखें, तो ऐसा लगता है कि शायद न्यू केसेस जो पिछला पीक था वहां से अब तेजी से गिरे हैं। 2 रीजंस हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि बहुत स्ट्रिक्टनेस की गई, बहुत लॉकडाउन लगाए गए, तो उस वजह से कंट्रोल में आया, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हुआ। दूसरा, एफर्ट्स भी बहुत किए गए, वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कर रहे हैं। तो क्या ये अनुमान लगाना मैथमेटिकली, ग्राफिकली, स्टैटिस्टिकली कि पीक हो चुका है, या ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अनुमान लगाना ही बेकार है? धीरज जी। पहले मैं उसके कंटेक्स्ट में बताता हूँ। ये वायरस कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन इजी टू मैनेज भी है। इसमें 2 फाइट्स हैं, एक है पब्लिक हेल्थ की और एक है इंडिविजुअल हेल्थ सेक्टर की। जो पब्लिक हेल्थ की फाइट है उसके अंदर मिटिगेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन ड्राइव। जो हमारी एज फिजिशियन फाइट है उसके अंदर हमारे टूल्स होते हैं। जैसे पिछले साल मार्च अप्रैल के अंदर हम प्लाज्मा थेरेपी पे बात करते थे, मैंने कई भारत में भी अलग अलग टीवी चैनल्स पे बात करी। अब उसका डाटा बहुत कम रह गया है।
लेकिन है एनिक्डोटल है। एंटीबॉडी कॉकटेल्स अगर आप देंगे, जो हमने अक्टूबर नवंबर में ट्रंप को भी लगाए थे और यहाँ पे बहुत लोगों को मिले, जो कि माइल्ड डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं टू गोइंग फ्रॉम मॉडरेट, बहुत अच्छी एफिकेसी है। तो टूल्स हमारे पास बहुत है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, हमें स्टेरॉइड्स जो लाइफ सेवर था, जो अगर आप बीमार हो गए, वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, तो दवाइयां हमारे हाथ में बहुत है। क्या हम मरीजों का इलाज कर सकते हैं हमारे पास टूल हो? एब्सोल्युटली। क्या उसके बाद भी मोर्टेलिटी 1.5% 2% हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हाई रिस्क पेशेंट्स में हो सकती है, खासतौर पे वो लोग जो इंक्यूबेटेड है। तो ये तो प्राइवेट फ्रंट हो गया, लेकिन पब्लिक हेल्थ फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें डाटा की, क्योंकि मैं डाटा माइन करता हूँ, हमारी कई स्टडीज आ चुकी थी जो दिखा रही थी 10 तारीख मई से 17 तारीख के बीच में पीक आएगा। दूसरी स्टडीज आई जो दिखा रही थी 17 to 25। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन स्टेट्स में लगाए आज से 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखता है, और भारत जैसी आबादी 139 करोड़ लोगों की, 1.39 बिलियन लोगों की, उसके अंदर टाइम 3 हफ्ते के बाद आपको सिग्निफिकेंट दिखने लगा लॉकडाउन के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट था जो हमने मिटिगेशन एफर्ट्स किए, जिसके अंदर लॉकडाउन होता है, मास्किंग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई गई N95 के बाद डबल मास्क, क्योंकि ये एयरबॉर्न है, हम सब जानते हैं, 2 से 3 घंटे हवा में तैरता है, तो उसके आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। नंबर 2 जो ये जानना जरूरी है, भारत में फॉर सम अननोन रीजन टेस्टिंग पहले ठीक थी और बढ़ाई जानी थी, वो गिर गई। तो अगर आपके पास डाटा कलेक्टिंग सोर्स ही फॉल्टी है, तो आपको रियल स्थिति ग्राउंड पे नहीं पता लगेगी। दैट्स पॉइंट नंबर 2। तो हमारे टेस्टिंग को मुझे लगता है 5 से 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। टेस्टिंग का ईज ऑफ टेस्टिंग, होम टेस्टिंग के किट्स इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, उनके रिजल्ट्स एक्यूरेट हो। 70% 75% सेंसिटिविटी, मतलब 100 लोगों को अगर कोविड है, सिर्फ 75 लोग पिक कर रहे हैं, वो गलत टेस्ट है। 95% RT-PCR पिक करता है, यहाँ पर भी, वहां पे भी किया जा सकता है। आप ट्रेन करिए लोगों को, स्वाब कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना है। उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जो कि आप फिंगर स्टिक के साथ कर सकते हैं, $1 का आता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ इसके ऊपर, जिसके अंदर IgG, IgM। कौल साहब, ये तो सब ठीक है सर, लेकिन जो कमाल है ना धीरज साहब, कमाल तो सिर्फ इस बात का है जो आपने शुरुआत में कहा कि हम लोगों ने इतना रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बंद किया, उसका ये सब कमाल है। देखिए साहब, जैसे ही खुलेगा ना, लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। गुड साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे क्या इसमें? मैं यही सवाल आपसे भी है कि मान लें हम जैसे ही खोलेंगे तो फिर से वही क्या बात कर रहे हैं? ये एयरबॉर्न वगैरह, ये एयरबॉर्न नहीं है, ये ड्रॉपलेट है। एक पॉइंट देखो, अगर ये एयरबॉर्न होता तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। एयरबॉर्न का मुकाबला इंडिया में कैसे करेंगे? बेस्ट बस धारावी में अगर एक आदमी आता है रूम में 2-3 घंटा, ये क्या एयरबॉर्न की क्या बात? और टेस्टिंग बढ़ा रहे, ये क्या बात है? टेस्टिंग क्यों बढ़ा रहे हो? अगर 50% लोगों को हो चुका है, अगर टाइटैनिक पे बैठे हो और आइसबर्ग ने तो आइसबर्ग नाप रहे हैं, क्यों आइसबर्ग नाप रहे हो? लाइफ बोट पकड़ लो, निकल जाओ। ये क्या टेस्टिंग 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 में पागल हो चुका हूं मैं। अभी जनता की तरफ से बात करूंगा। ये जो कोविड एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि चौथी लहर 5वें लहर के पहले आएगी या बाद में, और कर रहे बात कि ऐसा करो वैसा करो, टेस्टिंग बढ़ाओ। क्या टेस्टिंग बढ़ाओ? टेस्टिंग बढ़ा के आपको मालूम है केसेस है, वो टेस्ट करके क्या हाथ में लगेगा आपको? आपको पहले ही पता था 45% इन्फेक्टिविटी रेट है। वो टेस्टिंग वेस्टिंग छोड़ दो, एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग बंद कर दो। जितना सब एफर्ट्स है सारा वैक्सीनेशन पे लगाओ और लोगों को बचाओ। ये टेस्टिंग में तो अभी हैरान हो चुका हूं, टेस्टिंग क्यों बढ़ाओगे आप? टेस्टिंग बढ़ा के क्या मिलने वाला है आपको? हॉटस्पॉट में क्या बात हो रही है? जी, क्विक रिप्लाई सर, समय संक्षेप में। धीरज, बहुत बहुत छोटे में 30 सेकंड सर। देखिए, टेस्टिंग का रोल इसके अंदर एसेंशियल है। डॉक्टर गोडसे आई बिलीव इज डिफरिंग, मैं उनसे बिल्कुल डिफर करता हूं। इंटरनेशनल स्टडीज कोई भी उठा लीजिए, कोई भी इंटरनेशनल जर्नल उठा लीजिए, कोई भी पब्लिक हेल्थ का कंसर्न उठा लीजिए, किसी भी अथॉरिटी को उठा लीजिए, टेस्टिंग 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 इज नंबर 1, फॉलोड बाय ट्रेसिंग। इस टाइम भारत में ट्रेसिंग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि storm चल रहा है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। पागलपन की परिभाषा है कि आप वही पैतरा बार बार दोहराओ और अपेक्षा ये करें कि नतीजा दूसरा है। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन अगर 45% कम्युनिटी में है तो क्या टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन करो? सबको हो चुका है, सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्टिंग करो, बाकी सब लोगों को HR सिटीज वगैरह पूरा बैंड बजा रहे हैं आप। पब्लिक की, इंडिया बेचारे इंडियन पब्लिक की, वो सब बंद करो, एसिम्टोमेटिक टेस्टिंग वगैरह, सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करो। हॉटस्पॉट में ये टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन को तो निकाल ही दो, आप बाहर फेंक दो। अच्छा सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है, लेकिन मैं इसको रोकना चाहता हूँ। थोड़ा दो और सवाल लेता हूँ सर।
क्या मैं अपनी बात धीरज सर, मैं इस चूंकि सर क्विकली खत्म करिए, फिर मेरे को दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेने हैं, बहुत जल्दी सर, 30 सेकंड धीरज जी, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मुझे दो और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं जी। हम लोग ये सब देख रहे हैं कि ये वेव शहरों से गांव तक पहुंच चुकी है। टेस्टिंग की आपको क्वांटिटी बढ़ानी ही पड़ेगी, गांव के अंदर भी वहां पे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। 70% आबादी वहां रहती है। हेल्थ केयर का सिस्टम क्या है आपको पता है, जब तक नंबर ही नहीं होंगे आपको पता ही नहीं है। और अब कब तक कंट्री को लॉकडाउन में रखेंगे, आपको खोलना पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। और जब तक आपके पास टेस्टिंग रिजल्ट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं हॉटस्पॉट्स कहाँ है, आप कब डायल डाउन करेंगे, कब डायल अप करेंगे। हमने भी वही यहीं पे किया था जी। यहाँ पे हमने टेस्टिंग 20 गुना बढ़ा दी थी। आप मतलब साइंस के अकॉर्डिंगली बात करिए। जी जी जी, अच्छा, इस डिबेट को हम लोग और रखेंगे अभी कि टेस्टिंग होना है, लेकिन मुझे दो सवाल पूछने हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि जो लोग किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, हो सकता है पैरासीटामोल से एलर्जिक हो या एस्पिरिन, किसी चीज़ से भी हो सकते हैं, वो उनको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्विकली डॉक्टर गुडसे, लेना चाहिए। कौन सा भी सवाल हो तो उसका आंसर यस ही है, लेना चाहिए को। हाँ, देखिए एक चीज होती है जिसे अच्छा, कोई भी सवाल हो वही हो। एक चीज होती है जिसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। अगर आप उसके सीवियर एलर्जिक हैं तो आपको mRNA प्लेटफॉर्म की वैक्सीन से बचना चाहिए। ओके, अच्छा, दूसरा सवाल इसी से, जैसे जिसको कोरोना हो चुका है और ठीक हो गया है वो, तो उसकी इम्यूनिटी तो अपने आप नेचुरली डेवलप हो गई है, तो लोग कहते हैं, अभी के हिसाब से कहते थे कि तुम 1, 1.5, 2 महीने बाद वैक्सीनेशन लेना। अब तो जो जिसको वैक्सीन लग रही वही 4 महीने 5 महीने का गैप है, तो वो व्यक्ति कब लेगा? जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका, उसको 4-5 महीने बाद लेना चाहिए या कब, पहली वैक्सीन कब लेना चाहिए उसको? देखिए, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, अगर इंडिविजुअल के लिए पूछ रहे हैं पब्लिक हेल्थ के, इसके दो अलग आंसर है। अगर आप इंडिविजुअल है, 2 हफ्ते हो चुके हैं आपको रिकवरी के बाद, आप वैक्सीन ले लीजिए। पब्लिक हेल्थ में अगर आपके पास वैक्सीन की कमी है पब्लिक के लिए, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करके देख सकते हैं, टाइटर्स। अगर एंटीबॉडीज अच्छी हैं उस पेशेंट में, तो उसको रोक के ये वैक्सीन किसी और को दी जा सकती है। इसका आंसर ये है। नहीं डॉक्टर गुडसे, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के संदर्भ में देखिए ना डॉक्टर गुडसे, कि मुझे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, तो उसकी एंटीबॉडी नेचुरली डेवलप हो गई, और उसने अभी एक भी वैक्सीन नहीं ली, तो पहली वैक्सीन तो वो लेगा, कभी भी ले सकता है 20-25 दिन बाद, या वो भी कहे कि 3 महीने बाद लूंगा, मेरी तो भी डेवलप है। गुडसे नहीं, उनको लेनी चाहिए। चिकन पॉक्स अगर आपको हुआ है तो आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो वैक्सीन के सिमिलर है। अगर आपको मीजल्स होता है तो नेचुरल डिसीज से जो इम्यूनिटी मिलती है वो वैक्सीन से कम होती है। अमेरिका में हम ऐसा सोचते हैं कि कोविड वैक्सीन आपको ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी देती है, लेकिन इंडिया में अभी हताश है हम लोग, ज्यादा डोसेस नहीं है। तो जो लोग कोविड से बरामद हुए हैं, कोविड जिनको पहले हुआ था, वो अगर 3, 4, 5, 6 महीना भी रुक गए अपनी मर्जी से, तो पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो खुद लेना चाहते हैं वैक्सीन, तो उनका कोविड आइसोलेशन खत्म होने के बाद वो ले सकते हैं। फ्रांस जो दुनिया का बड़ा मुल्क है, वो कह रहा है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप एक ही वैक्सीन का डोज ले ले, डिसीज हुआ है वो एक डोज और आपका एक डोज, ऐसा फ्रांस कह रहा है। ओके, तो ये लॉजिकली बैठता भी है कि जब आप एक डोज से दूसरी डोज में इतना गैप कर रहे हैं, इसीलिए कि आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप हो गई, तो जो कोरोना हो चुका तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही, तो आप गैप करके ले सकते हैं। अगर डोजेज अवेलेबल नहीं है तो ये लॉजिकली हो सकता है। लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पे हमने पूछे। सर एकदम समय खत्म हो गया, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पे पूछे। अच्छा 30 सेकंड लीजिए सर, धीरे धीरे 30 सेकंड ओनली सर, मैं गिन रहा हूँ। 30 सेकंड बोलिए 30 सेकंड। इस पे कई स्टडीज आ चुकी हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, अलग अलग इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स पे। अगर आप नेचुरली इम्यूनाइज्ड हैं, अगर आप इन्फेक्शन के थ्रू गुजरे हैं, तो आपकी एंटीबॉडी तकरीबन 6 से 9 महीने से 1 साल तक 6 महीने ऑन सेफर साइड रह सकती हैं। लेकिन फिर भी उसका प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू जब आप वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन गिव्स यू मच स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन। तो रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग इंप्रूव हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं, प्लीज वैक्सीन लीजिए, टाइम पे लीजिए, और वैक्सीन लेते हुए भी सोशल डिस्टेंस का फॉलो कीजिए, कहीं वैक्सीन सेंटर ही सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जाए। जी, 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं इस पूरी डिबेट में, इस पूरी चर्चा में, कि जो वैक्सीन 1 और वैक्सीन 2 के बीच में गैप है वो 12 से 16 हफ्ते किया गया है। आइडियली बेटर होता कि 12 हफ्ते ही रखते, क्योंकि अभी 8 हफ्ते, अब 8 से सीधे 16 करना, तो 12 करते तो बेटर होता। लेकिन ये भी बहुत बुरा नहीं है, ये डिसीजन जो लिया गया है ये।
दूसरा ये कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में वैक्सीन आने वाली है नेक्स्ट मंथ से। और तीसरा ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, आपको वैक्सीन लेनी है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, बच नहीं सकते, आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बचिए मत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको लीजिए। उम्मीद करते हैं बहुत सारे सवालों के आपके जवाब इसमें मिल गए होंगे। ऐसे ही शो हम लोग लगातार और भी करते रहेंगे। देखते रहिए CNBC।